अच्छा, ये बताएं इसके मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं वुमेन की हेल्थ के बारे में? पाकिस्तान में तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस ना करना पड़ता है। सबसे पहले ये कि पीरियड्स के बारे में ये कहा जाता है कि पीरियड्स में कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हैं। जैसे आपने अभी बताया, इससे मुझे माइंड में आया कि वो वाकई में कहते हैं कि ठंडा पानी से यूज़ नहीं करना चाहिए, पाँव पे ठंडा पानी ना पड़े, जिस्म पे ठंडा पानी ना पड़े पीरियड्स के डेज में। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वुमेन के, जैसे एडोलेसेंट है, फिर उसके बाद थोड़ा चाइल्ड बेरिंग एज में जब आ जाती है ज़्यादा 30-40, या फिर जो मेनोपॉज के पास होती है, उनमें कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है? टेस्ट जो कि हर लड़की का होना चाहिए वो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अबीरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी, आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस क्या हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर अबीरा अली है और मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। मैंने अपना MBBS पंजाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने अपना FCPS अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से किया और मेरा तकरीबन 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है शोबा ऑब्स एंड गायनी में, और गायनी में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। ओके। अच्छा, ये बताएं इसके मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं वुमेन की हेल्थ के बारे में? पाकिस्तान में तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर हम बात करें एक यंग लड़की की जो अभी जिसको स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, तो पीरियड्स के स्टार्ट होते साथ ही उसको बहुत सारे मिथ्स का और मिसकंसेप्शंस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये कि पीरियड्स के बारे में ये कहा जाता है कि पीरियड्स में कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, आप नहा नहीं सकती। इस तरह के बहुत सारे मिथ्स वो अपने बड़ों से सुन रही होती हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में कुछ भी उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि उन्हें बता दिया जाता है कि ये आपके ख़ास दिन है जिनमें आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रूटीन की नहीं कर सकती, और इसकी वजह से बाज़ ख़वातीन को हाइजीन से भी रोक दिया जाता है और उनकी पर्सनल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का वो ख्याल नहीं रख पाती। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की ज़रूरत है कि पीरियड्स के दिन में आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ और रूटीन एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं, और अगर वो डेली नहा भी लेंगे तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका फ़ायदा ये है कि उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेहतर होगी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ जारी रखें। ये कोई इतना अनोखी चीज़ नहीं होती और इसको रूटीन के तौर पे लेना है। अच्छा, इस जैसे आपने अभी बताया, इससे मुझे माइंड में आया कि वो वाकई में कहते हैं कि ठंडा पानी से यूज़ नहीं करना चाहिए, पाँव पे ठंडा पानी ना पड़े, जिस्म पे ठंडा पानी ना पड़े पीरियड्स के डेज में, उससे इश्यूज़ होते हैं। हाँ, इज़ इट ट्रू? इसके बारे में भी एक मिथ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, हाँ जी। या आप नहा लेती हैं तो आपके ब्लड फ्लो रुक जाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। आप फ्रेश हो जाते हैं, वो फ्रेश होते हैं और इसकी वजह से आपकी पेन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, लेकिन फ़्लो बिल्कुल भी नहीं रुकता। फ़्लो का इस चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। फ़्लो का ताल्लुक़ होता है आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। वो जितनी थिक होती है उतनी ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और हार्मोन से ताल्लुक़ होता है ब्लीडिंग का। तो पानी से या ठंडा पानी पीने से या ठंडे पानी से नहाने से कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वुमेन के, जैसे एडोलेसेंट है, फिर उसके बाद थोड़ा चाइल्ड बेरिंग एज में जब आ जाती है ज़्यादा 30-40, या फिर जो मेनोपॉज के पास होती है, उनमें कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है? हाँ, जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं ना, तो उनमें यूजुअली किसी खास स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस कि उनके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो, कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हो। एक टेस्ट जो कि हर लड़की का होना चाहिए वो है पैप स्मीयर टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में और NHS के मुताबिक हर लड़की का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो 21 ईयर से स्टार्ट हो जाना चाहिए और हर 3 साल के बाद पैप स्मीयर होना चाहिए। पैप स्मीयर में बेसिकली जो सर्विक्स होती है उसके कुछ टिश्यूज़ लिए जाते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हो सके, और अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस पे है कि अभी प्री कैंसर स्टेज चल रही है तो वो अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट हो जाए और आप इस तरह की बीमारियों से बच सकें। अच्छा, ये पैप स्मीयर जो है ये सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए है या फिर? नहीं, ये मैरिड लड़कियों के लिए नहीं है। ये स्टार्ट 21 साल से हो जाता है। इसका मैरिड से या अनमैरिड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 21 ईयर से लेके हर 3 साल के बाद आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। 45 ईयर्स तक, 45 ईयर्स के बाद ये आपने 5 साल के बाद भी करा सकते हैं, क्योंकि ये यंग एज में ये कैंसर ज़्यादा होता है, तो आपने इसको अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देना। शादी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओके, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है शायद, HPV जो वायरस है जिससे ये होता है? HPV वैक्सीनेशन है जिसमें जो कैंसरस HPV टाइप्स होती हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन काम करती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये
स्कूल गोइंग लड़कियों को यानी कि 9 ईयर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसकी 2 से 3 डोजेस होती हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में भी ये इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां और मोस्टली तकरीबन पाकिस्तान में तो सभी लड़कियां अनवैक्सीनेटेड होती हैं, जिसकी वजह से फिर एटलीस्ट अपनी स्क्रीनिंग तो ज़रूरी ही करानी चाहिए। अच्छा, ये वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है जी HPV की? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि सुनने में बहुत कम आता है। बहुत कम है अभी इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी तक अवेलेबल नहीं है इसके बारे में। राइट, अंडर डायग्नोज्ड होंगे काफ़ी सारे पेशेंट। बहुत सारे केसेस। राइट, अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले कौन से टेस्ट या फिर कुछ वैक्सीनेशन ऐसा वगैरह होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो? हाँ, लेकिन जब भी कोई कपल किसी की शादी होने वाली होती है तो इसमें मेल और फीमेल हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो शादी से पहले आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का पता होना चाहिए और फीमेल्स को अपनी HB का पता होना चाहिए, ताकि अगर अनीमिया है तो वो पहले ही इसको करेक्ट कर लें और प्रेगनेंसी से पहले एटलीस्ट उनका अनीमिया करेक्ट हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, हस्बैंड के ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, ताकि जो RH इनकम्पैटिबिलिटी जैसे केसेस होते हैं तो हम उनको भी डील कर सकें। और इसी तरह से अगर डायबिटीज़ है तो ये एटलीस्ट शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप और CBC, ये टेस्ट हर लड़की के होने चाहिए प्रेगनेंसी से पहले। और अगर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो फिर डायबिटीज़ की तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसमें HbA1c का टेस्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, और वैक्सीनेशन में रूबेला मैंने सुना था कि वो उसका वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में अगर वायरस हो जाए या फिर मलेरिया था, आई डोंट रिमेंबर नाउ एग्जैक्टली, तो वो बहुत मिसकैरेज क्रिएट कर सकते हैं या फिर और। रूबेला बेसिकली एक ऐसी इन्फेक्शन है जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज करा सकती है, पर्टिकुलरली पहले 3 माह के अंदर। तो इसलिए रूबेला की वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए प्रेगनेंसी से 3 माह पहले। अच्छा, और अगर किसी की वैक्सीनेशन नहीं होती तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर रूबेला होता है तो बहुत सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं बच्चे में और मिसकैरेज भी हो सकता है। राइट। अच्छा, और अगर वेट गेन के बारे में हम देखें, औरतें जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, कहते हैं कि वेट बहुत अहम है प्रेग्नेंट होने में, तो किस हद तक इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि काफ़ी ओवर वेट होती हैं, बट स्टिल दे आर ईजी टू कंसीव, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये जो बॉडी वेट होता है, ये या बॉडी वेट या BMI दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, क्योंकि आप अगर अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, दोनों ही चीज़ें प्रेगनेंसी के लिए आपकी रुकावट बन सकती हैं। तो आपका अपने हाइट और अपने वेट के हिसाब से आपका जो BMI है वो आपका अगर नॉर्मल रेंज में होगा तो आप आसानी से कंसीव कर लेंगे। अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट है तो फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है या देर लग सकती है। अब ये एक फैक्टर है कंसीव करने के लिए, लेकिन कंसीव करने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स और भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप अपने वेट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हैं, आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपकी बाकी हेल्थ अच्छी है, आपके हार्मोन्स बैलेंस में हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हुई, पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं हुई, और इसके अलावा आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आप कंसीव कर सकती हैं। और इसी तरह ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनके साथ भी कुछ ख़वातीन कंसीव कर लेती हैं, तो ये कोई मुअम्मा है या फिर इसमें कोई साइंस है वाकई में कि कुछ को प्रॉब्लम होती है या कुछ का लेसर सवेयर स्टेज होती है जिसकी वजह से वो कंसीव कर लेती हैं PCOS के साथ भी? हाँ, हमारी जो डेली OPD है ना, उसमें इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कॉज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट देखते हैं, और इन ख़वातीन को बदकिस्मती से बहुत मुश्किल से कंसीव होता है यूजुअली। लेकिन कुछ ख़वातीन का ये सिनेरियो भी देखने में आता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज जस्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज के कोई और इतने प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, मेल हार्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं हुए, तो आप कंसीव कर सकती हैं। लेकिन यूजुअली इन लोगों को PCOS वाली ख़वातीन को कंसीव करने में टाइम लग जाता है।